खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मथुरा का जवाहर बाग कांड याद होगा आपको। बात साल 2016 की है, जब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गए पुलिस कर्मियों की प्रदर्शनकारियों से खूनी झड़प हो गई थी और कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इनमें से एक नाम मथुरा के एडिशनल एसपी रहे मुकुल द्विवेदी का भी था। उनकी छवि एक अच्छे अधिकारी की थी। एक बड़े अधिकारी का ड्यूटी करते वक्त डे लाइट मर्डर कर दिया गया था। ऐसा लगा था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी एएसपी मुकुल द्विवेदी का परिवार न्याय पाने के लिए भटक रहा है। परिवार को इस मामले की जांच का अपडेट पाने तक के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। आज के मुद्दे पर हम इसी मसले पर जुड़े सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक एडिशनल एसपी के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया तो आम जनता कहां जाएगी। तो मथुरा के एडिशनल एसपी रहे मुकुल द्विवेदी की शहादत को 4 साल बीत चुके हैं। मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है। सीबीआई जांच शुरू हुए भी 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एएसपी मुकुल द्विवेदी को मारा किसने। इस पूरे विषय पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और फिर करेंगे पूरी चर्चा। दो जून 2016, ये दिन मथुरा के लोग शायद कभी नहीं भूल पाए। करीब 270 एकड़ में फैले जवाहर बाग इलाके की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। कोर्ट का आदेश था जिसकी तामील कराने एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी खुद पहुंचे थे। इसके बाद जो हुआ इसका अंदाजा किसी को नहीं था। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इसी अफरा तफरी में एएसपी मुकुल द्विवेदी पर हमला किया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एसओ संतोष यादव भी शहीद हो गए। शुरुआत में मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 2017 में अदालत ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। जांच के लिए सीबीआई की 2 टीमें बनाई गई, लेकिन आज तक सीबीआई इस मामले की जांच पूरी नहीं कर पाई। वो भी तब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई 2017, 13 अक्टूबर 2017, 13 जुलाई 2018 को इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। सीबीआई की इस ढिलाई की वजह से यूपी पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए 102 लोगों में से 60 लोगों को जमानत मिल चुकी है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 40 लोग अभी जेल में हैं। हाई कोर्ट द्वारा सारे लोगों को जमानत दे दी गई। 102 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु जेल में हो गई। करीब 40 लोग हैं जिनके जमानत कागजात नहीं दाखिल हुए, इस कारण से वो अभी रिहा नहीं हुए। वर्तमान में प्रोसीडिंग स्टे है, चूंकि आरोप पत्र सीबीआई द्वारा अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। एक लंबे समय से विवेचना चल रही है और लंबा वक्त होने के कारण अभियुक्तों को जमानत दे दी गई। इस मामले में जांच पूरी नहीं करने, चार्जशीट फाइल नहीं करने को लेकर सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंसाफ की आस में बैठे परिवार को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। परिवार पूछ रहा है, सीबीआई बताए एएसपी मुकुल द्विवेदी को किसने मारा। सीबीआई ये भी बताए कि जवाहर बाग पर कब्जा करने बैठे रामवृक्ष यादव का सरपरस्त आखिर कौन था। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिना सरपरस्ती के सत्याग्रह के नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हैरानी इस बात की भी होती है कि सूबे में जो लोग घटना के वक्त विपक्ष में बैठे थे वो अब सत्ता पर काबिज हैं, फिर भी मामले की जांच वहीं कदमताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो बिल्कुल सवाल इसीलिए उठता है कि अब यहाँ पर लगातार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि एएसपी मुकुल द्विवेदी को किसने मारा, सवाल ये उठ रहा है। और कहां पहुंची जवाहर बाग कांड की जांच, ये दो बड़े सवाल हैं कि जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार कहां पहुंची है अभी तक इस पूरे जवाहर बाग कांड की जांच। सवाल नंबर तीसरा कि हत्यारों का आखिरकार सरपरस्त कौन है, कौन बचा रहा है इन लोगों को, सवाल ये भी उठता है। चौथा सवाल ये कि जांच में सीबीआई इतनी सुस्त क्यों है। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। अभी हमारे पास दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आगे भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। अर्चना द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं, शहीद एएसपी की पत्नी हैं। बहुत स्वागत है अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं हरिशंकर पांडे जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अर्चना द्विवेदी जी का ही रुख करते हैं। अर्चना जी, आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब जो डीजीपी के पद पर रह चुके हैं उनके जो सगे संबंधी हैं उनको न्याय नहीं मिला। आप तो खुद ही झेल रही हैं इतने दिनों से इस पूरे केस को, क्या वजह लगती है? कब से आप शुरू से बताइए कि कैसे आपने आगे बढ़े हैं इस केस के लिए, क्या आपको आश्वासन दिया गया था और कहां तक अब तक केस पहुंचा है? ये केस तो कहां पहुंचा है इसके बारे में तो अभी कुछ पता है नहीं। सीबीआई की जांच का कुछ प्रगति पता नहीं चल रही है। शुरुआत में तो सीबीआई जांच के लिए भी सरकार राजी नहीं थी। हाई कोर्ट से, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, हाई कोर्ट से जांच ऑर्डर हुई और 2 महीने में जो जांच पूरी करने को कही गई थी वो 3.5 साल से भी ऊपर हो गए, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। मैं सीबीआई ऑफिसर से मिली भी हूँ लास्ट ईयर सीबीआई ऑफिस जाके। मुझे आश्वासन दिया गया कि 2-3 महीने में हम पूरी कर लेंगे जांच और सब ठीक से हो रहा है, लेकिन अभी उसके बाद फिर लगभग साल भर हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड का एक मोबाइल फ़ोन था जो उस समय उनके पास था जी, ऑफिशियल जिसमें उनका CUG नंबर रहता था, वो भी दिया था। उसकी भी फॉरेंसिक जांच अभी तक नहीं हुई। जब हमने पूछा कि वो दिया था, वो जून में दिया था मैंने, जून 2017 में, और उसका भी बोल रहे कि फॉरेंसिक जो लैब होते हैं उनके पास बहुत सारा वो लंबी लाइन होती है, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया। मेन तो ये है कि जब तक परस्यू बहुत ज़्यादा ना किया जाए, और यहाँ तो बार बार बात करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं किस तरह से होगा, ये अभी मेरी समझ में आ नहीं रहा है। बिल्कुल किसी भी उस पर जांच नहीं हो रही है, ना कॉल डेटर्स। हरिशंकर पांडे जी, अब सवाल ये उठता है सर कि यहाँ पर जैसा इन्होंने कहा कि 2 महीने में जांच का वादा किया गया था, 2 महीने के यहाँ 4 साल बीत चुके हैं। अभी भी जो केस लड़ रहा है, जो न्याय की मांग कर रहा है, उसे ये तक नहीं पता कि जांच कहां तक पहुंची है। न्याय तो बड़ी दूर की बात है। इसका मतलब तो साफ है कि इस मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। दीपाली जी, ऐसा है कि अर्चना द्विवेदी जी को मैं आशीर्वाद दे सकता हूं क्योंकि वो हमसे बहुत छोटी हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा नुकसान सहा है और ये साबित कर रहा है कि कितने क्रूर और आपराधिक प्रवृत्ति के अफसर और नेता उत्तर प्रदेश के हैं कि जिनको जरा सी भी दया नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ने एक तरह से व्यवहार किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत ही गंदा काम किया है। खास तौर से वर्तमान सरकार ने, जिस सरकार ने अपने जांबाज अधिकारी को, उसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया, उसकी जांच तक नहीं हो रही है। कितना दुख है, कितना परेशानी है कि सीबीआई जो है आश्वासन दे रही है। क्या होती है सीबीआई? इसका मतलब है कि सीबीआई का मतलब है कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में डालने वाला। आपने नाम सुना होगा, CBCID हुआ करती है। अब सीबीआई का रोल केवल वही है कि जो गवर्नमेंट कहे तो आप किसी निरपराध को पकड़ लीजिए, और अगर गवर्नमेंट न कहे तो ये दोनों हाथ बांधे खड़े हुए हैं, ED, CBI और आपका जो आपका ये होता है NCB, चाहे जितनी एजेंसी हैं,
ये इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और उस जांबाज अफसर को, मुकुल द्विवेदी को, जिसने मारा है, उसकी जांच करने के लिए जी इनके पास समय नहीं है। लानत है ऐसी पुलिस फोर्स पर, लानत है ऐसे डीजीपी पर, जो जब 2016 से लेकर के 2021 हो गया, 17 से लेकर 21 तक हो गया, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, और आज तक किसी ने इनके साथ खड़े होकर के आवाज भी नहीं उठाई। और ये क्या कर रहे हैं? होम सेक्रेटरी जी ये लोग यही है। ये न्याय सचिव किस लिए बने हैं? जी मतलब अपराध को छिपाना इनका काम है, और ये देखना कि इनको हम पकड़े कि न पकड़े। अरे लानत है, तुम भी जब मरोगे, मारे जाओगे, तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, ये मान के चलना। आपने एक महिला का, जवान महिला का आपने मांग का सिंदूर छीन लिया, और वो भी ब्राह्मण थी। आज हमें तो लगता है अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो अब तक लोगों को पकड़ लिया गया होता। आप बताइए क्या न्याय हुआ? हमारा सर शर्म से झुक रहा है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अधिवक्ता भी हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख है कि मैडम ने, जो मैडम अभी बोली हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं था, न जानकारी थी, न कभी उन्होंने किसी माध्यम से इस चीज को प्रस्तुत किया था जनता के सामने। आज जो है जनतंत्र टीवी इसको सामने ला रहा है, तो ये उसमें एक और कड़ी हो गई है कि ब्राह्मणों का किस तरह शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश में जी। और आपको हम ये भी बता दें दीपाली जी कि इन्होंने न्याय का गला घोटा है, दोषियों को पूरा संरक्षण दिया है, और इतने बड़े अपराधी जो वो गैंग है पूरा, उसके बारे में हमें अच्छी तरह पता है, क्योंकि हमने उसको तमाम समाचार पत्रों में देखा था। ये बाबा जय गुरुदेव का, उनकी मृत्यु के बाद संघर्ष की लड़ाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी में भी आपस में लड़ाई थी, और उसको कब्जे को लेकर के, अपार संपत्ति को कब्जा करने के लिए नियत थी, इसलिए उन्होंने बचाया। और अब उसी संपत्ति को हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अफसर हैं, चाहे वरिष्ठ अफसर हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, इनके लिए अफसर का कोई मतलब नहीं है। वो मार दिया जाए, उसको गोली लग जाए। ये आपराधिक प्रवृत्ति के कौन से लोग हैं जो एक महिला के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल, एक महिला के सम्मान की ना रक्षा हो पाई, ना अब तक न्याय मिल पाया है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जब ये पूरा कांड हो रहा था, सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा था, और उस दौरान किसी को पता ही नहीं चल पाया। जब वहां पर ये पूरा कांड हुआ, उस दौरान भी यहाँ पर जब अधिकारी पहुंचे। बिल्कुल सर, लौटेंगे क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाना है, एक ब्रेक लेना है मुझे, इसलिए बने रहिए सर हमारे साथ। सभी मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है एमसी द्विवेदी जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर अब आपसे ही सवाल लेती हूँ। सर अब सवाल यही उठ रहा है, जो इस वक्त पूरा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर ये अगर मामला आता है जो आज हम उठा रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम जनता है वो कितना भटकती होगी, जब एक अधिकारी जो रह चुके हैं, जो आप साथ ही यहाँ पर जिन्होंने जान दे दी पूरी अपनी ड्यूटी के दौरान, न्याय के लिए 4 साल से भटक रहे हैं। सीबीआई इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि किस तरह खेल चल रहा है और किस तरह से आम जनता फिर का क्या हाल होता होगा, इसका भी बहुत अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप मुझे मौका दें तो मैं संक्षेप में घटना के बारे में बता दूं। पहले ये 2014 में सबसे पहले रामवृक्ष यादव ने जाके डीएम से परमिशन मांगी कि हमें सरकारी जो पार्क है जवाहर बाग, उसमें रहने के लिए 10 दिन के लिए जाने के। ऊपर से शासन ने यादवों के दबाव में उन्हें परमिशन दी गई। ऐसी कोई परमिशन देने का प्राविधान नहीं है। वो परमिशन देने के बाद वो परमिशन लगातार कभी उसके बाद उन्हें हटने को नहीं किया गया। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर 10 की जगह सैकड़ों लोग आने लगे, हथियार इकट्ठे हो गए, 200 सिलेंडर हो गए, टनों अनाज हो जाता रहा, और ये सब होता रहा। तो फिर एक मैजिस्ट्रेट के साथ बदतमीजी की गई, एक इंजीनियर गया तो उसकी पिटाई की गई, और ये 2.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद जून में 2016 में मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा है, तो हाईकोर्ट
कुछ लोग हाईकोर्ट ले गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसको खाली कराया जाए। डीएम एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की ऊपर के दबाव के कारण। तब कंटेम्प्ट में गए जब हाईकोर्ट, तब फिर हाईकोर्ट ने एक डेट फिक्स कर दी कि 15 तारीख तक ये खाली कराया जाए। जब ये डेट फिक्स हो गई और तब यहाँ पर ये था कि 4 जून को फोर्स बाहर से बुला के उसको खाली कराया जाएगा। लेकिन एसएसपी ने मुकुल द्विवेदी से, जो कि एसपी की टीचर, उनसे कह दिया कि आप चले जाइए थोड़ा सा फोर्स लेके एरिया डोमिनेशन के लिए। एरिया डोमिनेशन कोई चीज नहीं होती है, सब जानते थे क्या एरिया है और कहाँ कितनी इनकी फोर्स है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा और कहा कि दीवार थोड़ी तोड़ दीजिएगा जिससे कि वो लोगों को दब जाए। दबने कहाँ से, उन्होंने सबको मार बूट दिया, इनको मारा और एसओ को मारा, बहुत से पुलिस वाले घायल हो गए। ये हो गया। फिर ये मामला सीबीआई की जांच के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया। कोर्ट गए लोग, कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सीबीआई जांच करेगी। दुर्भाग्यवश सीबीआई ने जब एसएसपी से ये पूछा कि क्यों भेजा था आपने एरिया डोमिनेशन को, उन्होंने कहा क्या मैंने भेजा ही नहीं था, मुकुल द्विवेदी तो अपने आप चले गए। दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है। और दुर्भाग्यवश सीबीआई इस बात को माने बैठी है, ये एसएसपी से ही कह रहा है और ये सीबीआई कर रही है अंडर प्रेशर ऑफ सब मिनिस्टर ऑफ एसएसपी कास्ट, डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा हूँ। और साथ ही मैं अब सीबीआई से ये सवाल कर बैठा हूँ, वो बहुत से सवाल पूछते हैं लिस्ट बना के जब कभी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि 2014 में क्यों अनुमति दी गई, क्या कोई ऐसा प्राविधान है। फिर 2.5 वर्ष तक जब ये कोलबा बसता रहा, वहाँ हथियार आते रहे, तब क्यों, किसके दबाव में या किस कारण से ये लोग बने रहे वहाँ पर। फिर जब पीटा गया मजिस्ट्रेट को, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने खाली का आदेश दिया तो फिर खाली क्यों नहीं कराया गया। जब कंटेम्प्ट में जाना गया तब खाली हुआ है उसके बाद में। और फिर एसएसपी का ये कहते ना कि साहब मैंने नहीं भेजा था, वो केवल ये है कि अगर वो बच जाएंगे तो ऊपर वाले भी सब बच जाएंगे। और कई बात ये कि ऊपर के इंस्ट्रक्शन पर, शासकों के इंस्ट्रक्शन पर एसएसपी ने इसको भेजा था और ये वहाँ पर सीधा सा लड़का था अपना नया, तो अपना मारा गया वहाँ पर। अब ये है कि ये किसके प्रभाव से ये सब हो रहा है, इस बात सीबीआई प्रश्नावली क्यों नहीं बनाती है, क्यों नहीं देखती है कि 2.5 साल तक किसने कैसे वहाँ पर रहा। अब बार बार उनसे अप्रोच किया जाता है, वो न तो कोई लोगों से प्रश्न करते हैं। जो एक टेलीफोन था, उसका मोबाइल था, वो भी मिल गया था सीबीआई ने, आज तक तो लौटाया। ठीक है सर, इससे अश्वनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। बहुत स्वागत है अश्वनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्वनी जी, जो कह रहे हैं एमसी द्विवेदी सर जी, इसका मतलब वाकई यहाँ पर किसका क्या लग रहा है, किसका प्रभाव है, क्या वजह है जो सीबीआई इस केस को आगे नहीं बढ़ा रही है? क्या यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है हत्यारों को? नहीं, आपको मैं बताऊं कि पहली बात तो ये कि जैसे मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, अखबार में मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो मुखाग्नि दे रहे थे, उनको देख के मुझे इतना हुआ तकलीफ हुई कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। उस समय तत्काल सरकार ने हमारी पीआईएल को वो करने के लिए लखनऊ बेंच में एक फर्जी पीआईएल फाइल करवा दिया, जिससे वो डिसमिस हो जाए। डिसमिस हो जाए तो आप कह सकें देखो जी पीआईएल तो डिसमिस हो चुकी। अनफॉर्चुनेटली दोबारा फिर मैं इलाहाबाद बेंच गया, 3 महीने के इस पर बहस होती रही कि नहीं मेरी पीआईएल कैसी है। अल्टीमेटली 2017 में 2 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था मेरे पीआईएल पे, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्डर किया था, कहा था कि सीबीआई 2 टीम बनाएगी और दोनों टीमें 2 महीने के अंदर जांच पूरा करेंगी। एक टीम तो ये जांच करेगी कि मुकुल द्विवेदी को किसने मारा, यानी जो वहाँ पे 2 जून को घटना हुई थी, वो घटना किसने, कौन उसमें, उस घटना में कौन कौन जिम्मेदार है। दूसरी टीम इस बात की जांच करेगी कि 2 साल तक प्रशासन पूरी तरीके से सोता क्यों रहा, कौन कौन इसमें लैप्सेस है। क्योंकि बहस के दौरान एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला जी हमें एक इंटेलिजेंस फेलियर था। जब हमने वहाँ पे 80 एलआईयू की रिपोर्ट रखी, यहाँ पे 1-2 नहीं 80 एलआईयू की रिपोर्ट है, फिर डीएम लिख के बार बार होम सेक्रेटरी को दे रहा है, आगरा के कमिश्नर वहाँ के होम सेक्रेटरी को लिख के दे रहे हैं, डीजीपी को लिख के दे रहे हैं,
सारी रिकॉर्डिंग है, ऑन पेपर है कि मथुरा के डीएम लिख के दे रहे हैं, मथुरा के एसएसपी लिख के दे रहे हैं, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत सीधी सी बात है। हमने अपनी पीआईएल में लिखा था कि ये मथुरा जवाहर बाग का जो टोटल मामला ये है, उस जवाहर बाग की जो मार्केट वैल्यू वो 4500 करोड़ की है, लगभग 5000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है। वो रामवृक्ष यादव तो एक मोहरा था जी, वो केवल और केवल एक बहुत बड़े सफेद पोष मंत्री सांसद रहे हैं सपा के, और वो आज भी राज्यसभा में है। वो उस मथुरा जवाहर बाग को कब्जा कराना चाहते थे रामवृक्ष के माध्यम से, उस पे वो शॉपिंग मॉल वगैरह बनाना चाह रहे थे। टोटल कहानी ये है जी। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बीत गए और सीबीआई जो है अभी तक बैठी, समझ में नहीं आ रहा है। 2 टीमों में से एक भी टीम ने अपनी जांच पूरी नहीं किया। जो जांच 2 महीने में करनी थी, वो जांच 42 महीने पूरे हो गए, एक भी टीम नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत हाई प्रोफाइल लोग इसमें फंसे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसा आप बता रहे हैं। 80 अगर एलआईयू रिपोर्ट जाती है, डीएम एसएसपी सब अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, और इसके अलावा 2 टीमें अगर गठित की जाती हैं सीबीआई की, उसके बावजूद केस लटका हुआ है। जाहिर सी बात है एक बड़ा हाथ है जो बचाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सभी मेहमान बने हुए हैं क्योंकि एक और ब्रेक लेना है मुझे, फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे रुख करती हूँ मैं अर्चना जी का। अर्चना जी, मेरा सवाल ये है कि आप जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद जो आज सत्ता में हैं वो उस वक्त तो विपक्ष में थे, लेकिन आज वो सत्ता में हैं, उसके बाद क्या आपकी कोई बातचीत हुई? क्या कभी आपने ये पूछा उनसे कि क्यों उस वक्त तो आप बहुत आवाज उठा रहे थे, आज तो आपकी ही सरकार है, आप तो इसमें न्याय दिला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? कुछ आश्वासन मिला क्या उनकी तरफ से? बात होती थी क्या आप कभी आगे बढ़ी इस मामले में, सरकार से कभी जानने की कोशिश की? सीबीआई जांच के विषय में तो खैर सबका यही कहना होता है कि सीबीआई तो स्वतंत्र संस्था है, हमारे अंडर में नहीं है। उसके बारे में तो जी आवाज आ रही है, आवाज आप बोलिए। हाँ, पर कुछ ऐसा, और सीबीआई के बारे में तो ऐसा कुछ मैंने बात की है, पर ऐसा कुछ बहुत आश्वासन सीबीआई जांच के बारे में तो नहीं मिला है, क्योंकि उसके बारे में सबका यही कहना होता है कि वो तो स्वतंत्र संस्था है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। बाकी और इसके मैं इस घटना के बारे में और बोलना चाहती हूँ कि अश्विनी जी आवाज आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर, आप बोलिए। हाँ बोलिए अर्चना जी। घटना के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी ने आपको इसके लीगल क्या क्या वो थे, क्या क्या चीज़ें थी वो बताई। मैं अपने ये आवाज़ कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ इको तो मेरे हस्बैंड से जो मेरी बातें होती थी उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो उनका हमेशा से यही कहना होता, बहुत परेशान थे वो, उनका ट्रांसफ़र हुआ मथुरा, उसके बाद से जवाहर बाग खाली कराने का बहुत प्रेशर था, और ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑफिसर थे, और ये वर्दी को तो अपना वर्दी के लिए कुछ भी कर सकते थे, और बहुत प्रेशर था। इस बीच में इनको ब्लड प्रेशर भी हो गया, मैंने बाद में देखा तो इनके प्रिस्क्रिप्शंस में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खा रहे थे ये, क्योंकि प्रेशर इसलिए भी बहुत ज़्यादा था। एक आध बार मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि इसमें देख रही हो कौन कौन लोग हैं, तो खाली कराना कितना मुश्किल है, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से कोई बहुत सपोर्ट नहीं था बाग को खाली कराने के बारे में, और ज़्यादातर इनके ऊपर ही, चूँकि एसपी सिटी थे, इनके क्षेत्र में आता था, तो इनके ऊपर ही ज़्यादा टाल दिया जाता था। और ये जो 2 जून को कांड हुआ, एक्चुअली 2 जून को तो जवाहर बाग खाली कराने का डेट फिक्स थी ही नहीं, वो तो 4 जून को होना था जी। क्योंकि अभी फोर्स आ रही थी, जो फोर्स के बारे में मांग की थी मेरे हस्बैंड द्वारा, वो फोर्सेस अभी आ रही थी बाहर से, और सारे इंतज़ाम अभी हो ही रहे थे, वो डेट फिक्स नहीं थी। और शाम को वैसे भी कोई ऑपरेशन होता नहीं है, ये जो घटना हुई है शाम को हुई,
और 4 बजे जैसा MC त्रिवेदी साहब मेरे चाचा जी ने बोला कि SSP ने कहा कि वो अपने से चले गए थे, मैंने कोई आदेश नहीं दिया था। तो मैं इस बात पे बताना चाहूँगी, उस दिन मैं मथुरा में नहीं थी, मैं बरेली गई हुई थी। तो मेरी फ़ोन पे 4 बजे के करीब मेरे हस्बैंड से बात हुई थी। तो इन्होंने बोला कि मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला SSP सर का फ़ोन आया था, जा रहा हूँ जवाहर बाग एरिया डोमिनेशन के लिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये खुद से चले गए हों और क्या हो, क्योंकि इनका मानना था और इन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि SSP सर बार बार अंदर भेजते हैं कि एरिया डोमिनेशन के लिए, जबकि मेरा तो सोचना है कि एक बार जाओ और जो करना है वो करके एक बार में सारा काम कर दो। तो डेट तो 4 जून की फिक्स थी, शायद मॉर्निंग की, जितना मुझे पता है 2 जून तो डेट थी ही नहीं खाली कराने की। तो ये पूरा या तो ऐसा कुछ चाहा जा रहा था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि हम लॉ एंड ऑर्डर इशू बता के इसको टाल दें, मे बी। अब बाकी तो जिसने किया है वही जान सकता है। बिल्कुल। हरिशंकर पांडे जी, जांच का विषय है कि क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक है हरिशंकर पांडे जी, ये तो समझ में आ रहा है पूरा, इसका मतलब प्रेशर कितना था उन पर, प्रेशर था। ये भी आज बात साफ हो रही है कि यहाँ पर 4 जून की बात हो रही थी, 2 जून को हो गया। आज जो पक्ष में बैठे हैं, जो सरकार है, वो उस वक्त हल्ला बोल कर रही थी, जो मतलब यानी पूरा पॉलिटिकल प्रेशर कह सकते हैं, पूरा खेल है, ये सब सामने आ रहा है। इसका मतलब जानबूझकर इस केस को दबाया जा रहा है और आगे नहीं बढ़ाई जा रही है फाइल। देखिए दीपा जी, ये अभी जो मैडम ने कहा है, इससे साफ साफ पता चलता है कि एसएसपी इसमें सीधे जिम्मेदार था, जिसने अपने एसपी सिटी को अकेले निहत्थे, मतलब विदाउट प्रॉपर फोर्स, अगर उनको डायरेक्शन दिया कि तुम जा करके भिड़ जाओ पूरी मशीन उससे, एंटी सोशल एलिमेंट से, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मरे थे, वो जो उसे शामिल थे, और खास तौर से ब्राह्मण अधिकारी को भेजा गया। आपको ये भी हम बता दें कि आखिर यही क्यों चुने गए, क्यों नहीं कोई यादव अफसर भेजा गया उस समय। और हमें ये पता है, जो हमने समाचार पत्रों में सुना है, कि अगर ये मरेगा तो वोट बैंक हमारा कम हो, तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब नई पार्टी क्यों बचा रही है, क्योंकि उसको यादव वोट बैंक चाहिए, तो वो उसके लिए ब्राह्मण की क्या कीमत है। ब्राह्मण मरे और ब्राह्मण और मर रहे, और ब्राह्मण को तो गाजर मूली की तरह आप काटिए। और अगर वैसे आपके पास अगर करना हो तो आप जो है अतीक का घर गिरा देंगे, फिर आप अंसारी का घर गिरा देंगे और पूरा तहस नहस कर देंगे, और ये दिखाएंगे कि हम तो बहुत बड़े 30 बार खा हैं। और एक आपका अफसर जो है जिससे शहीद हो गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। यह है सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता या जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, वो ये जान ले कि क्या हश्र हुआ है एक ब्राह्मण अधिकारी का, कि उस एसएसपी को न तो सस्पेंड किया गया, डीएम सस्पेंड नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। तत्कालीन सिटी जो वो थे ये आपके चीफ मिनिस्टर जिनके पास गृह विभाग था, ये क्यों नहीं जेल गया। अखिलेश यादव है ना, ये बोलता है, ये बहुत बोलता था, और ये चला था विश्व वो बनाने के लिए मंदिर, वो परशुराम का। सर इसका मतलब ये भी माने, मंदिर बनाने वाले जो 2 लोग आए थे, सुनिए, अब ये अभिषेक मिश्रा और दूसरे मनोज पांडे कहाँ गए, कह दिए कि मंदिर वो बाद में बनाएंगे, और चुप क्यों हो गए आप। इसलिए चुप हो गए क्योंकि इनका उद्देश्य ये नहीं था, इनका उद्देश्य ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं था, इनका उद्देश्य वोट बैंक का था कि ब्राह्मण वोट बैंक इनसे जुड़ जाए। और यादव वोट बैंक को खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए नहीं करेगी जांच क्योंकि यादव वोट बैंक का मामला, मतलब ये पूरा वोट बैंक की राजनीति चल रही है। ठीक है एमसी द्विवेदी जी, इसका मतलब तो ये है कि इधर पूरे बड़े अधिकारियों को बचाया गया है और बचाया जा रहा है अब तक।
स्पष्ट है कि बड़े अधिकारियों को भी और तत्कालीन शासन को भी बचाया जा रहा है। आपने अभी एक प्रश्न किया था कि इस बीच में किसी से मिले। मैं श्री राजनाथ सिंह जब अभी होम मिनिस्टर थे तब मैं उनसे मिला था और उनको मैंने इसके लिए रिटन नोट भी किया था और उन्होंने हमें जवाब ये भेज दिया कि मैंने इसको सीबीआई को भेज दिया। लेकिन उस भेजने से क्या हुआ, अगर वो चाहते तो डायरेक्शन देते कि जाके इसको इन्वेस्टिगेट करो, इस तरह का प्रश्नावली बनाओ, लोगों से पूछो। वो कुछ नहीं किया गया। और मैंने सीबीआई डायरेक्टर से 2 बार बात की और उन्होंने टाल टूल कर दी कि डीआईजी से बात करो, ये करो। और अब मेरा टेलीफोन ही नहीं उठाते। तीसरी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 3 साल में, तो अब मेरा फोन ही नहीं वो लेते हैं, कह देते इधर उधर टाल देते हैं। मुझे पिछली सरकार से ज्यादा शिकायत तो वर्तमान सरकार से है। हाँ। कि उन्होंने तो किया ही, ये वर्तमान सरकार केवल एसएसपी को जाति आधार पर बचाने के लिए और शायद पॉलिटिकल जो भी नेक्सस हो यादव लोगों से, उसके कारण से सबको बचाने के लिए कुछ काम नहीं कर रही है और सीबीआई को रोके हुए है। नहीं तो जब रिया के केस में, सुशांत की आत्महत्या केस में हत्या प्रूव करने के लिए सब लगे हुए हैं और सबके पास टाइम है और इसके लिए कोई के पास टाइम भी नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं है। और जबकि स्पष्ट केस है, अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देख ली जाए, लाइव की रिपोर्ट देख ली जाए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट मिली हुई थी और गवर्नमेंट की वजह से ये सब कब्जा हो रहा था इतने दिनों तक। बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि यहाँ पर फिर ये वर्तमान सरकार फिर क्या करे। अश्विनी उपाध्याय जी, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे सारी चीज़, क्योंकि आपने सब पूरा डिटेल बताया। तो अब क्या ये इच्छा शक्ति नहीं है? क्योंकि भले केस हाथ में, सीबीआई के हाथ में हो, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पर दबाव बनाया जाए, सारी चीज़ बनाई जाए, उसके बाद ये मामला पूरा अब आगे बढ़े, ना कि यहाँ पर लटक जाए, इस पूरे मामले को लटकाया जा रहा हो और वो उसके तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, तो लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। अर्चना जी, इसका मतलब यही समझा जाए कि भले कह तो रहे हैं जांच एजेंसी काम कर रही है, तो ऐसे में तो फिर इन जांच एजेंसियों पर भी विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई दूसरी बात ही नहीं करेगा कि सीबीआई को जांच दे दे, क्योंकि सीबीआई का भी वही हाल रहेगा जो बाकी जो पुलिस करती है। जी, अब तो यही लग रहा है, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं ऑर्डर हुई थी, हमको बहुत आशा थी, बहुत भरोसा था कि सीबीआई जांच ऑर्डर हो जाएगी तो उसके बाद ज़रूर सच्चाई निकल के सामने आएगी। क्या कारण रहे, किस कारणों से उस बाग पे कब्जा रहा 2-2.5 साल, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्योंकि इतने बड़े बाग पे बिना किसी के सपोर्ट के नॉर्मल आदमी नाम लेते थे, वो जिक्र करते थे और फिर एक्चुअली नाम किसी का तो बस यही है, ये सांकेतिक रूप से कि अब यादव लोग हैं, इतना वो है, कौन खाली कराए इसको, सब लोग बहुत, इसीलिए प्रेशर बहुत है ऊपर से। वो तो रामवृक्ष यादव और उस समय जो चल रहा था जय गुरुदेव का और जमीन वाला, वही सब बातें आती थी, लेकिन वही बातें, इन सब बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, इसकी जांच, सारी एलआईयू रिपोर्ट, सारी चीज़ों को करके यही चीज़ तो सीबीआई को निकालनी है। लेकिन सीबीआई भी इसमें बिना जांच हुए तो हम क्लियरली नहीं कह सकते क्या चीज़ थी, लेकिन यही मैं चाहती हूँ कि कम से कम जांच सही तरीके से हो, जिससे क्या कारण थे, किसके वजह से उस बाग पे कब्जा हुआ, जिसकी वजह से अंततः मेरे पति को शहादत देनी पड़ी अपनी। मैम, एक और सवाल ये भी है, क्योंकि जैसा कि हरिशंकर पांडे जी भी सर ने भी बोला कि ना एसएसपी पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई, ना डीएम पर, मतलब जो बड़े अधिकारी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि आप भी बता रही हैं कि ऐसे तो जो चीज़ फिक्स थी 4 को वो 2 को हो गई और वो बिना किसी के आदेश के तो वो अपने आप से तो चले नहीं जाएंगे। इसका मतलब फिर तो ये जो रिपोर्ट गई होगी, ये भी कैसी गई होगी, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, अपने से तो वो गए नहीं थे, उनको फ़ोन किया गया था, उनको एसएसपी से, सर से उनकी बात हुई थी, उन्होंने जाने के लिए कहा था, और अभी तो सारी फोर्स वगैरह आ रही थी, तो अभी उस दिन ऑपरेशन होने का कोई मतलब नहीं था। और जहाँ तक सस्पेंशन और इसकी बात है, ये तो बड़ा नॉर्मल सा होता है, मैंने देखा है पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी में कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले वहाँ के डीएम एसएसपी, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और कुछ नहीं हुआ,
ट्रांसफर भी उन लोगों का काफी समय बाद दूसरी जगह हुआ था, पर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो इस कुछ पर ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही। बिल्कुल ठीक है, आगे इस पर और चर्चा करते हैं लौटते हैं मैम, लौटते हैं, हम एक और ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अश्वनी उपाध्याय जी का रुख करती हूँ। अश्वनी जी, क्या लग रहा है अब इस केस ये कैसे फिर बढ़ेगा आगे, क्या इस पर अब आगे कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से अब सीबीआई आगे बढ़ेगी फिर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अर्चना जी जो मुकुल जी की पत्नी है आपके साथ बैठी है, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। इनफैक्ट मैंने ही उस मैटर को बहस भी किया था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से ही रिक्वेस्ट किया था, सीबीआई दुनिया भर के नए नए काम ले रही, लेकिन जो सीबीआई के हाथ में पुराने काम है उस पर कुछ कर ही नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। बड़ी दिक्कत ये भी है कि यहाँ मामला सब कुछ जजमेंट भी है, सब कुछ भी। हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम एक डायरेक्शन दे दो तो टाइम बाउंड जो 2 महीने के अंदर करना था, आप 42 महीने बीत चुके हैं, आप कम से कम 2 महीने में कर दे। सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट जाओ। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में भेजो, बहुत दूर है, कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट हमें अलाउ कर दो। बोले नहीं, इसका जुडिशन जो है, चूंकि यूपी का केस है, इसका जुडिशन दिल्ली बनता ही नहीं है, तो आपको इलाहाबादी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके बाद हमने सीबीआई डायरेक्टर को पर्सनली एक रिप्रेजेंटेशन दिया, डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी लगा के दिया हमने। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हमने एक चिट्ठी लिखी है, होम मिनिस्ट्री में भी चिट्ठी लिखी है। हमने यही कहा है कि ये मामला 4 साल हो चुका है, 2 महीने में जांच होनी थी, और दोनों टीमों में किसी एक भी टीम ने कुछ नहीं किया है। इसका मामला बहुत ही संगीन मामला है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, अभी तक तो सीबीआई डायरेक्टर का भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद दोबारा फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा। जी, हरिशंकर पांडे जी, सर बहुत ये बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं देश का कि न्याय पाने के लिए इस कदर भटकना पड़ रहा है, और जिस जांच एजेंसियों पर भरोसा करती है जनता, सब ये जांच एजेंसी का हाल है। अरे दीपाली जी, बहुत सीधा सा एक हल है इसका, और इसका उत्तर है, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं। बिकरू कांड एक हुआ था, हाँ। जिसमें विकास दुबे नाम के अपराधी ने कुछ पुलिस वालों को मारा था। उसके बाद न सीबीआई, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न गवर्नर, न प्राइम मिनिस्टर, न कोई, सबका इनकाउंटर होता चला गया। जरा आप हमें एक बात ये बताइए कि यहाँ पर एडिशनल एसपी को और उसके साथ एक और पुलिस के इंस्पेक्टर को, संतोष यादव को मारा गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद यादव जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, और न तो हमारी वर्तमान योगी सरकार ने, जो हमेशा हथौड़ा चलाती है और वो गिराती है घर, कितना घर गिरा है उसका जरा यही बता दें। क्यों? अब वो भी आपको बता दें, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और इन्हें ब्राह्मण वोट बैंक को ये बधुआ मजदूर समझते हैं। अब एक चीज और भी बता दें कि न सीबीआई इनका साथ देगी और न इनका कोई एजेंसी साथ देगी। अगर साथ देना है तो इनको राजनीतिक शक्ति ब्राह्मणों को बढ़ानी होगी। और एक बात और बता दें कि ये जो संजय सिंह यहाँ पर आए हैं ब्राह्मणों के रक्षक बनकर, तो ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि वो संजय सिंह का आश्रय लेगा। ये भी एक चाल है। लेकिन सर, ये ब्राह्मण किसी को अब नहीं मानेगा, ब्राह्मण खुद नेतृत्व करेगा अपना। लेकिन सर, मेरा ये भी सवाल है, ब्राह्मण नेतृत्व तो करेगा आप, लेकिन फिर जब वोट देने की बारी आती है तो क्या दिक्कत? 2 मिनट सुनिए। हाँ, आप 2 मिनट सुनिए। नहीं 2 मिनट सुनिए। आप जरा एक चीज देखिए, यहाँ राजेंद्र तिवारी चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर हितेश अवस्थी यहाँ पर डीजीपी हैं, यहाँ पर आप देखिए अवनीश अवस्थी यहाँ के होम सेक्रेटरी हैं। आप यहाँ बताइए, सारी एजेंसी के लोग सब ब्राह्मण हैं, और ये एक ब्राह्मण को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और वो भी अपने अफसर को। ये किस चीज के लिए वहां बैठे हैं? सबसे पहले इनको निकाल बाहर करिए। और दूसरी चीज, हम किसी भी ठाकुर का, संजय सिंह क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं बचा?
और लानत है उस ब्राह्मण कौम पर अगर वो जो है उसके अंदर इतनी भी ठीक है, ताकत नहीं है कि वो अपनी एक महिला उसकी बेटी की रक्षा कर सके। ठीक है सर, और माफी दुनिया भर सर। का आप हाई कोर्ट सुप्रीम ठीक कोर्ट है। कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुन रहा है किसी को? जी सर मैं माफी चाहूंगी, रोकूंगी मैं आपको क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। माफी चाहूंगी सर क्योंकि मेरे पास समय ही इतना है, लेकिन हमने इस मुद्दे को उठाया। अब इसका में पूरी ये अब सोचना होगा सरकार को कि बड़े ऑफिसरों को बचाना बंद करें और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को खत्म करें, वरना ऐसे ही नए नए मामले सामने आएंगे और उसका कोई भी हल नहीं होगा। फिर यही है कि जनता ही जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं जिस मामले को 4 साल हो गए हों, सीबीआई की 2 टीमें बनी हों और 2 टीम भी यहां पर कोई जवाब ना दे पाई हो, कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई हो, चार्जशीट वहां पर दाखिल नहीं हो पाई हो और यहां पर बाकायदा सबकी रिपोर्ट लिखी जा चुकी हो, उसके बावजूद अगर सीबीआई भी इस पूरे केस को नहीं हल कर पा रही है और जो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। और वो जो वहां पर डीजीपी रह चुके हैं, एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उनका यह हाल है, तो अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में सरकार से बहुत उम्मीद है कि कम से कम ऐसे मामलों पर सरकार आगे आए, अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाए। सिर्फ कहने से नहीं होता और इन बड़े अधिकारियों पर भी गाजगिनी बेहद जरूरी है जो ऐसी लापरवाही बरतते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।